आज से 6 करोड़ 60 लाख साल पहले, जब इस धरती पर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था, जहां राज था विशाल और खतरनाक डायनासोर का। धरती का हर वो कोना, जंगल, मैदान, नदी, चट्टान, सब कुछ उनके पैरों के नीचे था। उनकी आबादी देखकर ऐसा लगता था जैसे ये दुनिया हमेशा इन्हीं की रहेगी। लेकिन प्राकृतिक को कुछ और ही मंजूर था, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक ही पल में उनका अस्तित्व ही मिट गया। क्या सच में ये सब सिर्फ एक हादसा था, या फिर इंसानों को धरती पे बसाने के लिए कोई अनजानी शक्ति का हाथ? तो स्वागत है आपका आज के इस अद्भुत सफर में। आज हम देखेंगे 6 करोड़ 60 लाख साल पुरानी धरती से अब तक का सफर। लेकिन आखिर ये डायनासोर थे कौन? ये सिर्फ बड़े जानवर नहीं थे, ये उस समय के असली शासक थे। इनमें कुछ इतने विशाल थे कि उनकी एक चाल धरती को हिला देती थी। जैसे लंबे गर्दन वाले, पेड़ों की ऊंचाई तक पहुंचने वाले शाकाहारी जो दिन भर पत्ते खाते रहते थे, तो वहीं कुछ ऐसे भी थे जो सिर्फ शिकार के लिए जीते थे। तेज, चालाक और बेहद खतरनाक। उनकी आंखें अंधेरे में भी सब देख लेती थीं, और उनके दांत किसी भी शिकार को एक ही झटके में खत्म कर सकते थे। उस समय की दुनिया कमजोरों के लिए बिल्कुल नहीं थी। उस समय की धरती आज जैसी नहीं थी। हर तरफ घने जंगल थे, अजीब अजीब पेड़ जो आज हमें कहीं देखने को नहीं मिलते। हवा में नमी थी, तापमान ज्यादा था, और शायद इसी वजह से ये जीव इतने विशाल हो पाए। डायनासोर सिर्फ जमीन पर ही नहीं थे, आसमान में उड़ने वाले विशाल पंखों वाले जीव भी थे, और समंदरों में ऐसे खतरनाक शिकारी जो पानी के अंदर ही पूरी दुनिया चलाते थे। ये राज कुछ दिनों या सालों का नहीं था। डायनासोर ने इस धरती पर लगभग 16 करोड़ साल तक राज किया। सोचिए, इंसानों का पूरा इतिहास उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतने लंबे समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जंगल बढ़ रहे थे, जीव अपने अपने तरीके से जी रहे थे। लेकिन अंत हर चीज का होता है। हर दिन की तरह उस दिन भी डायनासोर अपनी जिंदगी जी रहे थे। कुछ शांत होकर ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने में लगे थे, तो कुछ अपने शिकार की तलाश में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि आज उनका आखिरी दिन है इस धरती पर, कि कुछ ही पलों में आसमान से आने वाली एक तबाही उनकी पूरी दुनिया खत्म करने वाली है। और उसी के साथ शुरू होने वाला है एक नया अध्याय, एक नई शुरुआत, एक नई एवोल्यूशन, जहां से ये धरती एक बिल्कुल अलग दिशा में बढ़ेगी। और फिर अचानक आसमान में एक तेज चमक दिखाई दी। इस बार ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी, ये एक विशाल एस्टेरॉयड था जो लगभग 10 से 12 किलोमीटर चौड़ा था और हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था। कुछ ही पलों में वो धरती से टकराया, और उस टक्कर की ताकत इतनी ज्यादा थी जितनी अरबों परमाणु बमों के बराबर। जहां ये गिरा, वहां का तापमान कुछ ही सेकंड में हजारों डिग्री तक पहुंच गया। आसपास की हर चीज, पत्थर, पेड़, पानी, सब कुछ पल भर में वाष्प बन गया। धरती दहल उठी। इतने भयंकर भूकंप आए कि पूरा ग्रह कांप गया। आसमान में और जलते हुए पत्थरों की बारिश होने लगी, जैसे पूरा आसमान आग बरसा रहा हो। जंगलों में हर तरफ आग फैल गई। हजारों किलोमीटर तक सब कुछ जलने लगा। और फिर सबसे खतरनाक बदलाव शुरू हुआ। इस टक्कर से उठे धूल और धुआं से पूरा आसमान ढक चुका था। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। दिन एक लंबी रात में बदल गया। मगर सवाल ये था कि वो एस्टेरॉयड धरती की तरफ आया कैसे? वैज्ञानिक मानते हैं कि वो करोड़ों सालों से अंतरिक्ष में भटक रहा था। ये कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से से आया एक विशाल पिंड था। बृहस्पति ग्रह के पार, जहां ठंड और अंधेरे के बीच ऐसे ही हजारों एस्टेरॉयड खामोशी से अपनी अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। शायद किसी गुरुत्वाकर्षण के बदलाव ने या सौर मंडल की हलचल ने इसे उसकी राह से भटका दिया। करोड़ों सालों तक ये अंतरिक्ष में सफर करता रहा, और फिर 66 मिलियन साल पहले ये विशाल पत्थर धरती के वातावरण में दाखिल हुआ। हवा के साथ घर्षण से ये एक जलती हुई आग के गोले में बदल गया, और आखिरकार ये टकराया आज के युकाटन प्रायद्वीप के पास, जहां उस समय एक उथला समुद्र था। इस विनाश का असर इतना भयानक था कि धरती पर मौजूद लगभग 75% से 90% तक जीव कुछ ही समय में खत्म हो गए। जो बच गए थे उनके लिए भी हालात आसान नहीं थे। आसमान से गिरते हुए जलते पत्थर हर जगह आग फैला रहे थे। जंगल जो पहले ही जल चुके थे अब राख में बदलते जा रहे थे, और जो थोड़े बहुत जीव इन आग के तूफानों से बच भी गए, वे अंधेरे, ठंड और भूख के सामने टिक नहीं पाए। एक एक करके जीवन की हर बड़ी कड़ी टूटती चली गई, और आखिरकार उस एक एस्टेरॉयड ने सिर्फ जीवों को नहीं बल्कि एक पूरे युग को खत्म कर दिया। लेकिन इस टक्कर का असर सिर्फ कुछ पलों का नहीं था। असल तबाही उसके बाद शुरू हुई, जब इस टक्कर से उठी धूल, सल्फर और जहरीली गैसें पूरे आसमान में फैल गईं। तापमान तेजी से गिरने लगा। वैज्ञानिक मानते हैं
कि धरती का औसत तापमान लगभग 25 से 26 डिग्री तक नीचे गिर गया था। कुछ ही समय में धरती पर एक अजीब सी ठंड छा गई, एक ऐसी ठंड जो किसी हिमयुग से कम नहीं थी। और ये हालत सिर्फ कुछ दिनों की नहीं बल्कि कई सालों तक बनी रही। पेड़ पौधे जो पहले ही आग में जल चुके थे, अब सूरज की रोशनी के बिना उग ही नहीं पाए, और यहीं से जीवन की पूरी कड़ी टूट गई। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद जब ये धूल और गैसें धीरे धीरे हटने लगी तो सूरज की रोशनी फिर से धरती तक पहुंची। लेकिन अब धरती पहले जैसी नहीं रही थी। वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे तापमान बढ़ाने लगी, और आने वाले हजारों सालों तक धरती एक नए बदलाव से गुजरी। जंगलों को लौटने में, पौधों को फिर से उगने में और पूरी प्रकृति को संभलने में कई दशकों का समय लगा। लेकिन यही समय था जब एक दुनिया खत्म हुई तो दूसरी जन्म लेने के लिए तैयार थी। लेकिन जब डायनासोर खत्म हुए तो धरती पूरी तरह खाली नहीं हुई थी। उनकी जगह लेने के लिए कुछ छोटे छोटे जीव पहले से ही तैयार थे। ये थे मेमल्स, यानी स्तनधारी जीव, जो डायनासोर के समय में ज्यादातर छिपकर रहते थे, छोटे, कमजोर और हमेशा डर में जीने वाले। लेकिन अब पहली बार धरती पर कोई बड़ा शिकारी नहीं था, और यही उनके लिए सबसे बड़ा मौका था। धीरे धीरे ये छोटे जीव बढ़ने लगे। कुछ जमीन पर दौड़ने लगे, कुछ पेड़ों पर चढ़ने लगे, और कुछ ने नई जगहों पर रहना शुरू कर दिया। लाखों साल बीतते गए और इन जीवों में एक खास बदलाव शुरू हुआ। कुछ ऐसे जीव पैदा हुए जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीना सीख रहे थे। इन्हें हम कहते हैं प्राइमेट्स, यानी वो जीव जो आगे चलकर इंसानों के पूर्वज बने। लगभग 6 से 7 मिलियन साल पहले धरती पर एक नया कदम पड़ा। पहले आदि मानव, जिन्हें हम आज होमिनिन्स कहते हैं, ये पूरी तरह इंसान नहीं थे, लेकिन बंदरों जैसे भी नहीं थे। ये 2 पैरों पर चल सकते थे, अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते थे और धीरे धीरे सोचना सीख रहे थे। समय के साथ इनमें कई अलग अलग प्रजातियां आईं, जैसे होमो हैबिलिस, जिन्होंने सबसे पहले औजार बनाए। फिर आए होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग को काबू करना सीखा, और हजारों साल बाद एक और प्रजाति सामने आई जो हमसे बहुत मिलती जुलती थी, निएंडरथल। ये हमसे अलग भी थे और बहुत हद तक हमारे जैसे भी। मजबूत शरीर, चौड़े कंधे और बेहद ताकतवर। इनका शरीर ठंडे मौसम में जीने के लिए बना था। ये ज्यादातर यूरोप और पश्चिमी एशिया के बर्फीले इलाकों में रहते थे, जहां तापमान इतना कम होता था कि साधारण जीवों के लिए जिंदा रहना मुश्किल था। लेकिन निएंडरथल उस माहौल के लिए बिल्कुल फिट थे। वे मोटी खाल वाले जानवरों का शिकार करते थे, जैसे मैमथ, बाइसन और बड़े हिरण। उनकी ताकत और शिकार करने की क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक शिकारी बनाती थी। लेकिन वे सिर्फ शिकारी नहीं थे, वे सोच सकते थे, योजना बना सकते थे। वे अपने औजार खुद बनाते थे, पत्थरों को तराश कर तेज और मजबूत हथियार तैयार करते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है, वे अपने मृत साथियों को दफनाते भी थे। इसका मतलब उन्हें भावनाओं का एहसास था। शायद वे दुख और अपनापन भी समझते थे। कुछ सबूत ये भी बताते हैं कि वे आग का इस्तेमाल करते थे और गुफाओं में रहते थे। लेकिन फिर भी कुछ कमी थी। उनका दिमाग बड़ा था, लेकिन सोचने का तरीका हमसे थोड़ा अलग था, और यहीं होमो सेपियंस उनसे आगे निकल गए। लगभग 40,000 साल पहले निएंडरथल इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो गए। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वो हमारे साथ घुल मिल गए, और कुछ मानते हैं कि वे धीरे धीरे खत्म हो गए। लेकिन एक बात तय है, वे हमारे दुश्मन नहीं थे, वे हमारे जैसे ही थे, बस एक अलग रास्ते पर। लेकिन इन सब के बीच एक और प्रजाति थी जो बाकी सबसे अलग थी, जिसका दिमाग ज्यादा तेज था। वो थे होमो सेपियंस, यानी हम। लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में जन्मे और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गए, और यहीं से शुरू हुई हमारी असली कहानी। लेकिन होमो सेपियंस बनने के बाद भी हमारी जिंदगी आसान नहीं हुई थी। आज जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे बिल्कुल अलग थी वो दुनिया। ना कोई शहर, ना कोई घर, ना कोई सुरक्षा। हम इंसान इस धरती पर बस एक भटकते हुए यात्री थे। हर सुबह एक ही सवाल से शुरू होती थी, क्या आज खाना मिलेगा? और हर रात एक ही डर के साथ खत्म होती थी, क्या हम सुबह तक जिंदा रह पाएंगे? हम छोटे छोटे समूहों में रहते थे, 20 से 30 लोगों का एक कबीला, जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता था। कभी जंगलों में, कभी मैदानों में, तो कभी ठंडी पहाड़ियों के बीच। हमारे पास कोई स्थायी घर नहीं था, बस गुफाएं या पेड़ों के नीचे कुछ समय के लिए ठहरने की जगह, जहां हम कुछ दिनों के लिए रुकते और फिर आगे बढ़ जाते। जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी तरह जिंदा रहना। कुछ लोग शिकार करने निकलते, घंटों तक जानवरों के निशान ढूंढते, उनका पीछा करते और सही मौके का इंतजार करते, क्योंकि एक छोटी सी गलती जान भी ले सकती थी। और जो शिकार नहीं कर पाते वो फल, जड़ें और खाने लायक चीजें ढूंढते। उन्हें पता था
कौन सा फल जहरीला है और कौन सा जिंदा रख सकता है। लेकिन ये जिंदगी आसान नहीं थी। कभी हम शिकारी होते थे तो कभी खुद शिकार बन जाते थे। घने जंगलों में हर कदम पर खतरा था, कहीं छिपा हुआ शेर तो कहीं अचानक हमला करता कोई जानवर। हमारे कान हर छोटी आवाज पर टिके रहते थे। हवा की सरसराहट भी कभी कभी खतरे की आहट लगती थी। लेकिन इन सब के बीच एक चीज ने हमारी जिंदगी बदलनी शुरू की, आग। जब इंसान ने आग को काबू में करना सीखा तो पहली बार उसे अंधेरे से डर कम लगने लगा। आग ने हमें गर्मी दी, रोशनी दी और जंगली जानवरों से सुरक्षा भी। अब हम कच्चा मांस खाने के बजाय उसे पकाकर खाने लगे, जो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद था। और शायद यहीं से हमारा दिमाग और तेजी से विकसित होने लगा। धीरे धीरे हमने पत्थरों को तोड़कर औजार बनाना सीखा, भाले, तेज धार वाले पत्थर और ऐसे हथियार जिनसे शिकार आसान हो सके। हम सिर्फ जी नहीं रहे थे, हम सीख रहे थे, हर दिन, हर पल। और यही सीख हमें बाकी सभी जीवों से अलग बना रही थी। लेकिन हम अभी भी कमजोर थे। ना हमारे पास ताकत थी, ना तेज दांत, ना ही मोटी खाल। फिर भी हम जिंदा थे, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा हथियार था, दिमाग। और शायद यही दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। धीरे धीरे हमने सिर्फ शिकार करना ही नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर जीना भी सीख लिया। हमने इशारों में बात करना शुरू किया, फिर आवाजों में और धीरे धीरे शब्दों में। पहली बार हम अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाने लगे। अब शिकार सिर्फ ताकत का खेल नहीं रहा था, अब उसमें योजना थी, रणनीति थी और साथ मिलकर काम करने की ताकत थी। कुछ लोग जानवरों को घेरते, कुछ उनका रास्ता रोकते और फिर एक सही मौके पर हमला करते। यही टीम वर्क हमें बाकी सभी जीवों से अलग बना रहा था। रात को जब आग जलती थी तो हम उसके चारों तरफ बैठते। कोई दिन भर की कहानी सुनाता, कोई हंसता तो कोई बस आग की लपटों को देखता रहता। शायद यहीं से कहानी सुनाने की शुरुआत हुई। धीरे धीरे हम सिर्फ जी नहीं रहे थे, हम महसूस करना सीख रहे थे। हमने गुफाओं की दीवारों पर अपने शिकार के चित्र बनाना शुरू किया, अपनी जिंदगी को पत्थरों पर उकेरना शुरू किया। और यहीं से इंसान सिर्फ एक जीव नहीं रहा, वो एक कलाकार बन गया, एक सोचने वाला प्राणी। लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी, क्योंकि हम अभी भी प्रकृति पर निर्भर थे। अगर बारिश ज्यादा हो जाए तो मुश्किल, अगर सूखा पड़ जाए तो और भी बड़ी मुश्किल। हर दिन अभी भी एक संघर्ष था। लेकिन इसी संघर्ष के बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शायद किसी ने ध्यान दिया होगा कि जो बीज जमीन पर गिरते हैं, कुछ समय बाद वहीं से नए पौधे उगाते हैं। एक बहुत छोटा सा एहसास, लेकिन यही एहसास आगे चलकर एक बहुत बड़ी क्रांति बनने वाला था। एक ऐसी क्रांति जो इंसान को भटकते हुए शिकारी से अन्नदाता बनाने वाला था। लेकिन वो छोटा सा एहसास यहीं रुकने वाला नहीं था। जो इंसान कल तक जंगलों में भटक रहा था, अब धीरे धीरे रुकना सीख रहा था। पहले तो ये बस एक संयोग था, लेकिन धीरे धीरे इंसान ने इस राज को समझना शुरू किया। अगर बीज को सही जगह और सही समय पर बोया जाए तो भोजन खुद उगाया जा सकता है। और यहीं से शुरू हुई खेती की असली कहानी। अब इंसान भोजन के पीछे भाग नहीं रहा था, बल्कि भोजन को अपने पास उगा रहा था। धीरे धीरे लोग एक जगह बसने लगे। उन्होंने जमीन को साफ करना शुरू किया, झाड़ियां हटाई, पेड़ों को काटा ताकि खेत तैयार हो सके। फिर मिट्टी को खोदा गया, शुरुआत में पत्थरों और लकड़ी के साधारण औजारों से। लेकिन यही छोटे छोटे औजार आगे चलकर खेती की रीढ़ बने। अब बारी थी बुवाई की। लोग बीजों को संभाल कर रखते और मौसम के हिसाब से उन्हें जमीन में बोते। उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा था कि कौन सा बीज कब बोना है। फिर शुरू होता था इंतजार, बारिश का, सूरज की रोशनी का और सही समय का। धीरे धीरे उन्होंने पानी को नियंत्रित करना भी सीख लिया। नदियों के किनारे बसे लोग पानी को खेतों तक लाने लगे। छोटे छोटे नाले बनाए गए जिनसे पानी खेतों तक पहुंच सके। यही सिंचाई की शुरुआत थी। अब इंसान सिर्फ प्रकृति पर निर्भर नहीं था, वो प्रकृति को अपने हिसाब से ढालने लगा था। जब फसल तैयार होती तो उसे काटा जाता, शुरुआत में पत्थर या हड्डी के बने औजारों से। फिर अनाज को इकट्ठा किया जाता और सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी के बर्तनों में भरकर रखा जाता। अब भविष्य के लिए भी खाना बचाया जा सकता था। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। पहली बार इंसान को यकीन हुआ कि कल भूखा नहीं रहना पड़ेगा। धीरे धीरे गांव बनने लगे। लोग एक जगह बस गए, घर बने, समाज बना। कुछ लोग किसान बने तो कुछ कारीगर, कुछ औजार बनाने लगे तो कुछ कपड़े बुनने लगे। और यहीं से शुरू हुई सभ्यता की असली शुरुआत। लेकिन इस बदलाव की कीमत भी थी। अब इंसान को हर दिन खेत में मेहनत करनी पड़ती थी। फसल खराब हो जाए तो भूख का खतरा। फिर भी इसे खोजने
इंसान को हमेशा के लिए बदल दिया। एक भटकता हुआ जीव अब धरती को समझने लगा था और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो हमें आज तक लेकर आया। और ये सब शुरू हुआ था उस एक बीज से जो किसी गुमनाम इंसान ने हजारों साल पहले चुपचाप जमीन में बो दिया था। उसे शायद ये भी नहीं पता था कि उसका ये छोटा सा कदम एक दिन पूरी दुनिया बदल देगा। वो एक खोज जिसने हमें भटकते हुए शिकारी से अन्न उगाने वाला बना दिया। ये सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं थी, ये वो नींव थी जिस पर आज की पूरी दुनिया खड़ी है। आपके हाथ में जो मोबाइल है, आप जिस शहर में रहते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं, ये सब शायद कभी मुमकिन ही नहीं होता अगर इंसान आज भी खाने की तलाश में भटक रहा होता। खेती ने हमें सिर्फ भोजन नहीं दिया, उसने हमें स्थिर होना सिखाया और इसी स्थिरता ने हमें समय दिया, सोचने का, सीखने का, नई चीजें बनाने का और इस ब्रह्मांड को समझने का। जब पेट भरने की चिंता कम हुई तभी इंसान का दिमाग वास्तव में आगे बढ़ा। छोटे छोटे गांव बने, फिर शहर, फिर सभ्यताएं और उन्हीं से जन्म हुआ ज्ञान और विज्ञान का। हाँ, ये सफर आसान नहीं था, इसने हमें बहुत कुछ दिया लेकिन कुछ चीजें छीन भी लीं। बीमारियां, असमानता और संघर्ष। आज भी हम उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अगर इस कहानी का सार समझें तो वो ये है, उस पहले बीज ने हमें सिर्फ खाना नहीं दिया, उसने हमें अपना भविष्य बनाने की ताकत दी। उसने हमें प्रकृति का हिस्सा होने के साथ साथ उसे समझने और बदलने की क्षमता दी। और यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। ताकत उसकी मांसपेशियों में नहीं बल्कि उसके दिमाग में, उसकी सोच में और एक छोटे से विचार को एक बड़ी क्रांति में बदल देने की क्षमता में। तो अगली बार जब आप अपनी थाली में खाना देखें तो एक पल के लिए उन गुमनाम लोगों को जरूर याद कीजिएगा जिन्होंने डर और अनिश्चितता के बीच एक बीज बोने की हिम्मत की और उसी एक फैसले ने हमारी पूरी दुनिया बदल दी। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं, हमारी है।